नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं किसी कोर्ट में बैठा था तो वहाँ देखा कि एक यंग एडवोकेट एविडेंस कराने के पहले डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कर रहा है और मार्क कर रहा है, और उसको साथ जो उसके अपोजिट काउंसिल थे वो काफी उससे तीखी बहस कर रहे थे हर एक डॉक्यूमेंट को लेकर। तो मुझे अपना एक वक्त याद आया, जब मैं यंग एडवोकेट था, जब शुरुआत की वकालत थी, तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था कि किस डॉक्यूमेंट को मार्क करना है या किसको कब ऑब्जेक्शन करना है। अगर अपोजिट पार्टी किसी डॉक्यूमेंट को मार्क कर रही है, एग्जिबिट कर रही है, तो कैसे व्हाट टू किसको मार्क करें और कब ये ऑब्जेक्शन लें एडमिसिबिलिटी को लेकर उस एविडेंस डॉक्यूमेंट की। तो मैं आपको मुझे ये लगा कि ये चीज मुझे अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहिए। मैंने एक जजमेंट पढ़ा और वो जजमेंट काफी काफी बेहतर जजमेंट था। इसमें जस्टिस अशोक भान ने 8 अक्टूबर 2003 को ये जजमेंट दिया था। इसके पहले कि हम उसमें चलते हैं, कुछ प्रोविजन समझते हैं जो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा डॉक्यूमेंट के एग्जिबिट्स को लेकर या डॉक्यूमेंट के मार्किंग को लेकर। पहले उसके इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो जब एविडेंस हम बनाते हैं उस समय, और जब डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करते हैं उस समय एक बड़ा ही क्रूशियल फेज होता है किसी भी एडवोकेट के लिए। अब उस जजमेंट तक हम जाने के लिए, जिस जजमेंट का जिक्र मैं कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जो कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, उसके कुछ बैकग्राउंड को बताता हूँ जिससे कि आपको ये समझने में सुविधा होगी कि कैसे करते हैं। एक व्यक्ति सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, रेंट एरियर जो है, रेंट बकाया है उसके लिए, और पोजीशन के लिए एक मुकदमा फाइल करता है प्रेमाइसेस को लेकर, जिसमें वो कहता है कि वो प्रेमाइसेस उसके फादर ने किराए पे दी थी। उसके बाद वो किराएदार एक उस टेम्पल के विसिनिटी में, वो टेम्पल के पड़ोस में वो जगह होता है, तो किराया जो टेम्पल वाले वो होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये लैंड टेम्पल का, और उनसे एग्रीमेंट कर लेता है। इनफैक्ट स्टोरी क्या होती है कि जो व्यक्ति मुकदमा फाइल करता है उसके फादर ने एक ट्रस्ट बनाया था उस टेम्पल को लेकर। बाद में जब गवर्नमेंट ने इंडोमेंट के कमिश्नर बैठा दिया और नई ट्रस्टीज आ गए, तो वो जमीन जो उसके पास था उसको भी क्लेम करने लगे। फिर वो ट्रायल कोर्ट उसको डिक्री करती है। इवन की अपीलेट कोर्ट, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट भी उसको डिक्री को कंफर्म करती है। बाद में ये मैटर हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट जाता है। मद्रास हाई कोर्ट पर्टिकुलरली इस बात पे कि जो दो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुए थे वो फोटोकॉपी, तो उसको वो एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में, और इस ग्राउंड पे वो डिग्री जो पास हुई थी उसको सेटिसाइड कर देता है। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट देखती है कि हाई कोर्ट ने गलत किया है, और जो दो डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी भी थे उसको एग्जिबिट किया जा सकता था और वो एडमिसिबल था एविडेंस के तौर पे। और लेकिन इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा बेटर कोर्स तो ये है कि इसको हाई कोर्ट भेज दिया जाए, जहाँ पे मेरिट पे फिर बात हो जाए, मेरिट पे हाई कोर्ट इसको ऑर्डर पास कर दे। लेकिन इस केस को ऑलरेडी 25 साल हो चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये आगे इसको डिसाइड करना चाहा, और इस तरीके से एक बहुत ही बेहतर और लैंडमार्क जजमेंट मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का नाम था आरवी ई वेंकटचला गौंडर वर्सेस अरुण लिंग विश्वेश्वर स्वामी एनवीपी। ये डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, जजमेंट है। इसमें जस्टिस लाहौती थे और जस्टिस कसूरबान थे। जस्टिस कसूरबान ने लिखा है जजमेंट को। इसका साइटेशन है AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 4548। तो जो इस जजमेंट में दो डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही थी, वो एक तो रेंट रिसीट था और जिसकी फोटोकॉपी थी, दूसरा एक सर्टिफाइड कॉपी था। चैरिटी कमिश्नर की ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये कहा था कि वो लैंड टेम्पल का नहीं है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहला जो लॉ मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑर्डर 13 रूल 4 है CPC का, जो ये प्रोवाइड करता है कि जो भी डॉक्यूमेंट एविडेंस में एडमिट किया जाएगा उसको इंडोर्स करेगी कोर्ट, या कोर्ट के बिहाफ पे कोई ऑथोराइज पर्सन इंडोर्स करेगा। और एक बार जब वो इंडोर्समेंट हो जाता है, कोर्ट इस पे साइन कर देती है, इनिशियल कर देती है, तो वो डॉक्यूमेंट एडमिटेड माना जाता है एविडेंस में। जो भी ऑब्जेक्शन है एडमिसिबिलिटी का डॉक्यूमेंट का, वो पहले स्टेज पे ही होना चाहिए, बिफोर इंडोर्समेंट होना चाहिए। क्योंकि एक बार ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, या एक प्रॉपर स्टेज पे, इनिशियल स्टेज पर,
तो उसको माना जाता है कि अपोजिट पार्टी उसको एक्सेप्ट कर रही है। और अगर ऑब्जेक्शन किया गया तो कोर्ट के लिए ये जरूरी हो जाता है कि अपना ओपिनियन एडमिनिस्ट्रेबिलिटी उस डॉक्यूमेंट के एडमिनिस्ट्रेबिलिटी पे दे। और जिससे कि जब ये डॉक्यूमेंट का क्या स्टेज रहेगा, वो पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। अगर मान लो कोर्ट ने मान लिया उसको कि वो एडमिसिबल नहीं है, तो प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि उसको डॉक्यूमेंट को लौटा दिया जाता है प्रेजेंट करने वाले को। कई बार ऐसा होता है कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं लौटाया गया है तो भी उसको बाद में रिकॉर्ड पे तो रहता है, लेकिन वो कोर्ट कंसीडर नहीं करती। क्योंकि जो एडमिनिसिबिलिटी के लेकर डॉक्यूमेंट के एडमिसिबिलिटी को लेकर जो ऑब्जेक्शंस होता है, बेसिकली उसको दो कैटेगरी का है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डील किया। दो क्लासेस का होता है। पहला वो जहाँ पे डॉक्यूमेंट जिसको प्रूव करना है वो इनएडमिसिबल है या एडमिसिबल है ही नहीं। दूसरा कि जहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है उस डॉक्यूमेंट के मोड ऑफ प्रूफ को लेकर, और या जो प्रूफ करने का जो तरीका है वो इरेगुलर है या इनसफिशिएंट है, इस ग्राउंड पे। फर्स्ट केस में अगर डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है अपने आप में, तो इस चीज का इस पॉइंट को किसी भी स्टेज पर उठाया जा सकता है, इवन की अपील के स्टेज पे या किसी और फर्दर स्टेज पे, अगर वो प्राइमा फेसी या शुरू से ही वो डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल है। अगर वो डॉक्यूमेंट दूसरी कैटेगरी में आता है जहां पे ऑब्जेक्शन रेज किया गया है उसके मोड ऑफ प्रूफ को लेकर, तो ये ऑब्जेक्शन शुरू में ही लेना होगा आपको। जब वो डॉक्यूमेंट टेंडर किया जा रहा है उसी स्टेज पर ये ऑब्जेक्शन लेना होगा, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये रिक्वायर्ड है कि वो फर्स्ट स्टेज पे ही इसका ये लिया जाए। क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट एविडेंस में एडमिट हो जाता है और एग्जिबिट हो जाता है, तो अगर आप ऑब्जेक्शन लेते हैं, तो अगर वो डॉक्यूमेंट में कोई इरेगुलरिटी है, आपने अगर फर्स्ट इंस्टांस में नहीं लिया तो कोई इरेगुलरिटी है, उसको खत्म करने का, उसको पूरा करने का मौका नहीं मिलता है दूसरी पार्टी को जो डॉक्यूमेंट लेकर आ रही है। तो इसलिए उसको सब्सिक्वेंट स्टेज पर अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि ये फिर अगेंस्ट हो जाता है रूल ऑफ फेयर प्ले। क्योंकि अगर आपने पहले स्टेज पर ही उसको ऑब्जेक्शन कर दिया, तो जो डॉक्यूमेंट लेकर पार्टी आ रही है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है या प्रॉपर एप्लीकेशन मूव करके उस जो डॉक्यूमेंट का, जैसे सर्टिफाइड कॉपी का फोटोकॉपी था इस केस में, तो उसको मौका मिलता उस आदमी को, उस पार्टी को, कि वो जाकर सर्टिफाइड कॉपी लाए या और वहां से रिकॉर्ड क्लर्क को बुला के उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई कर दे, उसको प्रूव कर दे, उसको एडमिसिबल बना दे। तो इसलिए बताया जाता है कि अगर आपने जिस प्रॉपर टाइम पे नहीं उसको ऑब्जेक्शन लिया, तो ये माना जाता है कि आपको उस डॉक्यूमेंट से कोई परेशानी नहीं है। जो अगर आपने तुरंत ले लिया है, तो इससे जो डॉक्यूमेंट लाने वाला पार्टी है वो प्रिजुडिस नहीं होता, उसको कोई दिक्कत नहीं आती अपने डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी लेने में। और कोर्ट को भी पूरा मौका मिलता है उसके एप्लीकेशन पे या उसके प्रोज को अपना डिसीजन देने में दे उसी समय। सेकेंडली, कि अगर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया मोड ऑफ प्रूफ को, तो दूसरी पार्टी अपने और किसी तरीके से उस फैक्ट को प्रूव करना चाहती है, उसके पास कोई और डॉक्यूमेंट है या कोई और विटनेस है, तो उसको भी लाने का मौका मिलता है। तो इस जजमेंट में मेरा टेक ये है, मेरा ये कहना ये है कि जो दो क्लासेस के डॉक्यूमेंट का जिक्र किया गया, उसमें खासकर जो सेकंड क्लास होता है, इसमें मोड ऑफ प्रूफ की बात होती है, उसमें उसमें अगर आपने परचेस, अगर आप कर रहे हैं, कोई एविडेंस लीड कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और कोई ऑब्जेक्शन आया है या ऑब्जेक्शन लेना है, इन दोनों कंडीशंस में आपको प्रॉम्प्टली लेना होगा। और खासकर मैं तो ये कहूंगा कि एज एन एडवोकेट मेरा जो सलाह है कि जैसे ही आपको दूसरी पार्टी का एफिडेविट मिले, आप इमीडिएट उसको पूरा स्टडी कीजिए और जो जो डॉक्यूमेंट उसमें एग्जिबिट किया गया उसके अपने पहले लिस्ट बना के ले गए कि किस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से ऑब्जेक्शन रेज करना है। इसलिए गवाही कराने के केस में आप या तो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं या अपने विटनेस से चीज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जितना तैयारी आप कोर्ट में, अगर जो जितना परफॉर्मेंस आप कोर्ट में करते हैं वो ऑलमोस्ट 20% ही होता है। 80% आपको बैकरूम या ऑफिस में बैठकर इन सारी चीजों को तैयार करना होता है। तो जब भी कोई डॉक्यूमेंट है जिसको आप ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, आप फर्स्ट स्टेज पे ही ऑब्जेक्ट कीजिए। अदरवाइज ये
डिफिकल्ट हो जाता है कोर्ट के लिए भी डिसाइड करना, और कोर्ट इसको इंटरटेन नहीं करते लेटर ऑन स्टेज। ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसका जिक्र मैंने किया, और कभी भी इस तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं उसको डिसाइड करने में कोर्ट इस जजमेंट का, ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट इस जजमेंट का सहारा लेती है। थैंक यू वेरी मच। और जो भी अगर कोई इशू है इसके रिलेटेड तो आप इसको लिखिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन बनते हैं, या मेरा इसमें मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपने इशूज को भेज सकते हैं। इस तरीके से इस टॉपिक को और नए नए एंगल से मैं आपसे डिस्कस कर सकूँगा। थैंक यू।